हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर का फंडामेंटल, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर क्या कर सकता है हमारे कंपैरिजन में, ह्यूमन की कंपैरेटिवली वो क्या चीज़ अच्छी कर सकता है और क्या वो चीज़ें नहीं कर सकता, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाइए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आज डिस्कस करेंगे आज वाली वीडियो में कि कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, हम कंप्यूटर को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर को उसके साइज के अकॉर्डिंगली भी या फिर उसकी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हो रही है, तो कंप्यूटर को कैसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा केयरफुली देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कितनी तरह का होता है वो आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा उसका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मींस कि वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो। तो दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम क्लासिफिकेशन उसका देखें, एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल डिजिटल आप लोग आजकल वैसे भी देख ही रहे हैं मार्केट में। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिट, जीरो और वन। तो जैसे आपके पास जो वॉच है, तो वॉच भी आपने दोनों तरह की देखी होंगी। एक डिजिटल वॉच होती है और एक होती है आपकी एनालॉग वॉच। एनालॉग वॉच में जो आपकी ऐसे 1 2 3 लिखा होता है, जैसे 12 यहाँ पे लिखा होगा, 6 यहाँ पे होगा, और उसकी निडल ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो दिस इज एनालॉग वॉच। और डिजिटल वॉच कौन सी होती है आपकी? ये डिजिटल वॉच है, उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि 12:05 हो रहे हैं अभी, इस टाइप से। तो ये आपका डिजिटल वॉच है, डिजिटल डिजिट के अंदर जिसमें होगा। और कंप्यूटर समझता है केवल बाइनरी। बाइनरी मीन्स टू। तो जहां पर जीरो और वन की फॉर्म में सिग्नल्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल। और जहां पर आपका कॉन्टिन्यूसली, जैसे यहाँ पे हम क्लॉक की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस काम होता रहता है, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। और इन दोनों का हाइब्रिड मतलब दोनों का मिलाकर, मिला जुला के, डिजिटल एंड एनालॉग दोनों को मिला के जो करेंगे वो हो जाएगा आपका हाइब्रिड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये वाला पोर्शन, डिजिटल कंप्यूटर, ये कितने तरह का होता है, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अब इसको करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आर देयर, वो सब कुछ हम लोग करेंगे अभी। ओके, तो देखिए क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका, ये है 4 टाइप्स का: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 तरह का है। माइक्रो, जो आपने सबसे ज्यादा कंप्यूटर देखे होंगे वो आपने माइक्रो ही कंप्यूटर देखे होंगे, जिसमें होते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, जो जिस पर आप, या आईपैड्स आपने देखे होंगे। तो वो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इधर से उधर आप ले जा सकते हो। तो ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो वैसे भी अगर आप सोचो कि तो माइक्रो सबसे छोटी यूनिट होती है एक तरह से। माइक्रो के बाद फिर मिनी आता है, कपड़ों में भी हम यूज करते हैं कि माइक्रो है ये, फिर उसके बाद मिनी, उससे थोड़ा बड़ा साइज मिनी कंप्यूटर का हो गया। उससे थोड़ा बड़ा हम कह सकते हैं मेन फ्रेम का है, और उससे बड़ा थोड़ा सुपर कंप्यूटर का है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इनसे आप बहुत सारी कैलकुलेशन, बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारी कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड आप कर सकते हो, विद इन माइक्रो सेकेंड आप कर सकते हैं। ये जनरली कहाँ पर यूज होते हैं? ये यूज होते हैं आपके स्पेस में। जैसे आपने सुना होगा नासा में, आप देखते हो ना टीवी पर कि बहुत सारा वो आया हुआ है, मतलब सामने दिखाते हैं कि टीवी पर, जहाँ पे बिल्कुल सेकेंड्स के भी बहुत छोटे पार्ट में कैलकुलेशन होनी होती है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत, क्योंकि आप देखो ना कि बहुत इसका पावरफुल है, तो एक तो साइज तो बड़ा होता ही है, साथ में इसका फिनेंशियली भी अगर आप देखो तो बहुत महंगा होता है कंप्यूटर, और कहीं कहीं यूज होता है, बस यूज इन स्पेस, साइंस, एटॉमिक रिसर्च, मिलिट्री वगैरह में सुपर कंप्यूटर को यूज करते हो। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जहां पर भी टाइम का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, आप सोचो एक मिसाइल गई और एक मिसाइल जाते जाते उसमें बहुत माइक्रो सेकेंड्स का भी डिफरेंस आ गया, तब भी तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा ना।
तो वो वाली चीज वो हम हैंडल करते हैं सुपर कंप्यूटर से। जबकि सपोज हमें 2 नंबर को एडिशन करना है, अगर उसमें 1 माइक्रो सेकेंड लेट हो गया एडिशन रिजल्ट आने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम माइक्रो कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। ये चीपेस्ट है, सबसे सस्ते हैं, छोटे साइज के होते हैं, आराम से आप यूज कर सकते हो। तो जो भी बच्चे के पास, जिनके पास भी होगा कंप्यूटर, सबके पास माइक्रो कंप्यूटर ही होगा। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इस तरह से, जैसे कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेज है, अब माइक्रो कंप्यूटर तो लैब में बहुत सारी लगती है, तो एक ही मिनी कंप्यूटर रखने से उसको सर्वर बना देते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारा डेटा आ जाता है, सर्वर हो जाता है वो, और उससे ही फिर माइक्रो कंप्यूटर्स को ऐड कर देते हैं। आप अपनी लैब में देखना, ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस है कि जैसे जो टीचर वाला, जैसे ये टीचर बैठी हुई है आपकी, यहाँ पर उनके पास भी एक कंप्यूटर रखा होगा, बाकी आपकी लैब के कंप्यूटर्स ऐसे होंगे चारों तरफ, इधर ऐसे ऐसे लैब्स के होंगे, तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स रहेंगे। और टीचर वाले को या एक अलग से कॉर्नर पे कहीं पे डाल देंगे, इसको मिनी कंप्यूटर रख देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सारा डेटा है, इन सब का डेटा भी इसके अंदर स्टोर हो सकता है इस तरह से। या बैंक्स में भी, तो वहां पर मिनी कंप्यूटर्स को कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, जहां पर कि थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो गया तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन स्पीड अच्छी चाहिए, उस तरह से वहां पर मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए ये भी काफी रिलायबल है। इसको जनरली ट्रांजेक्शन्स के लिए, जैसे बैंक में, और जब भी कभी बहुत कैलकुलेशन वैसा कुछ करना होता है, तो उस केस में मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपने नाम कभी सुना हो, कोबोल लैंग्वेज होती है, वो मेन फ्रेम पे बहुत ज्यादा यूज होती थी, पहले यूज करते थे, अब तो काफी कम यूज करते हैं। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है, उसके बाद मिनी आता है, फिर मेन फ्रेम आता है, और सुपर कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है, अभी हम देखेंगे इसको। और माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर हुआ वो 4 तरह का हो गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। बेटा इसको अच्छे से आप कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंप्यूटर्स की कैटेगरीज बताइए या कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं। तो ऑलवेज वी हैव टू राइट माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर हम जो कर रहे थे अभी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में हम, एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो आपकी लैब में रखे होंगे, जिनको कि आप इधर से उधर नहीं ले जा सकते, वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये वाला कंप्यूटर जो दिखा रखा है, ये फिक्स कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पे इसके स्टैंड पे खड़ा हुआ है ना, ये इधर से उधर पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल का मतलब आप इधर से उधर उसको मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फिक्स होते हैं एक तरह से, उनको आप जनरली जो स्कूल में, कॉलेजेस में डेस्कटॉप कंप्यूटर से रखे जाते हैं कि बच्चे नहीं तो इधर से उधर ले जाते हैं, है ना, ले जा सकते हैं, तो इसलिए वो वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं। या सेकेंडली पोर्टेबल कंप्यूटर्स, जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर्स में एग्जांपल देते हैं लैपटॉप्स का, अगर आपने लैपटॉप कभी यूज किया हो, या फिर आईपैड या स्मार्ट टैबलेट्स आती हैं, तो उस तरह से वो आपके सारे क्या है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, पीसीबी इन्हीं को बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की फुल फॉर्म, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के नाम से भी आपने कभी सुना होगा। तो हम घर में या ऑफिसेज में कहीं भी उसको रख सकते हैं। ये आपका माइक्रो कंप्यूटर हुआ। हमने 4 तरह का पढ़ा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स में इंडिया के जो सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसको कहना चाहिए, उसका नाम परम था। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया है कि परम परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर था, सब फर्स्ट वाला। और फिर उसके बाद अनुराग भी आया है, अनुराग इज ऑल्सो ए सुपर कंप्यूटर, इंडिया वाले। तो इंडिया के 2 कंप्यूटर्स के, सुपर कंप्यूटर्स के मैं आपको नाम बता रही हूँ, एक है परम और एक है अनुराग। ये परम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, इंडिया वाला। और इंडिया के अलावा अगर हम ग्लोबली देखें पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे हैं। क्रेवन, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्रेवन आप जैसे देख सकते हो, क्रेवन, क्रेएक्स, एमपी बाई 14, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड।
लेकिन इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इस परम उसका इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एंड अनुराग भी है उसके बाद। ओके, ये हो जाता है हमारा टॉपिक खत्म आपका कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमने क्या पढ़ा, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबके बारे में बस थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है। ये आपका क्वेश्चन डिटेल में भी आ सकता है और या फिर छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, कोई एग्जांपल दीजिए, या सुपर कंप्यूटर का किसी का नाम बताइए, तो परम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब है कि वो किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, क्या क्या कंपोनेंट्स है। तरह से तो देखिए कंप्यूटर के 4 यूनिट्स होती हैं, 4 यूनिट्स है। मेन यूनिट्स अगर हम बात करें, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। ये मोस्ट चार इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इनपुट यूनिट का मतलब क्या है कि जहां से आप इनपुट देते हो, मतलब जहां से आप अपना जो भी आपको डालना है। सपोज आपको 2 नंबर्स को सम करवाना है ना, यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स, 2 + 3, ये आप करना चाहते हो। तो ये 2 और 3 को आपको सम करवाना है, तो 2 और 3 आपको बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर को। उस यूनिट को हम कहते हैं इनपुट यूनिट। जैसे आपके कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड के थ्रू आप करोगे ना कि मुझे 2 करना है और 2 + 3 करना है, तो 2 भी आप बताओगे और 3 भी आप बताओगे। तो ये आपकी जिसके थ्रू आप बताएंगे कौन सी डिवाइस, हमारे हमारे इस केस में हम कीबोर्ड मान रहे हैं, तो कीबोर्ड आपकी जो हुई वो इनपुट डिवाइस हुई। जहां पर कीज होती है ना, 1 2 3 लिखने वाला पोर्शन होता है, दैट इज योर इनपुट डिवाइस। अगर बच्चा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर शायद आपने यूज किया होगा, है ना। अगर कंप्यूटर कभी यूज भी नहीं किया तो आप कैलकुलेटर को इमेजिन कर लीजिए। कैलकुलेटर पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ होता है ना, तो वो आपका इनपुट डिवाइस हुई उस जगह। और रिजल्ट कहाँ पर आता है, एक छोटी सी स्क्रीन होती है ऊपर, है ना। कैलकुलेटर का डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा कुछ। तो ये आपकी डिजिट्स हैं, यहाँ पे डिजिट्स लिखी होती है और यहाँ पे एक स्क्रीन होती है ऐसे। तो ये जो स्क्रीन है ये आपकी होती है आउटपुट डिवाइस, इसको हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर में भी सेम ही चीज है, स्क्रीन को हम आउटपुट यूनिट बोल रहे हैं और कीबोर्ड जहां से हम टाइप करते हैं वो आपकी है इनपुट यूनिट। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 4 यूनिट जो हम मेन बता रहे हैं, तो इनपुट यूनिट हो गई, एक आपकी हो गई आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मतलब जहां पर की रिजल्ट दिखेंगे। सपोज आपने 2 + 3 किया तो 5 कहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा ना लिखा हुआ। तो ये स्क्रीन, इस कंप्यूटर केस में हम स्क्रीन या मॉनिटर भी वर्ड यूज करते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा मॉनिटर से। और मॉनिटर में लिख देती हूँ, वो आपका क्या हुआ, वो आपकी हो गई आउटपुट यूनिट। और इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, जैसे हम कीज की जहां से 1 2 3 4 ये सब कुछ होता है, ये ABCD होता है, तो ये आपका इनपुट यूनिट हुई कीबोर्ड। ठीक, अब देखो कि ये काम कर कौन रहा है। 2 + 3 मतलब प्रोसेस हुआ ना, कुछ प्रोसेस मतलब कुछ काम हुआ, तो किसने किया, वो करता है हमारा CPU। CPU फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये समझ लीजिए। किसी भी कंप्यूटर की कॉस्ट में अगर आप लेने जाओगे तो 10,000 का भी कंप्यूटर मिल जाता है, 50,000 का भी और 5 लाख का भी। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट तो काफी कुछ एक जैसी होती है, लेकिन प्रोसेसिंग कैसी है ये, क्योंकि उसका दिमाग कैसा है ये समझ लीजिए। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यही डिसाइड करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो ये क्या काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरा प्रोसेस करेगा, ये प्लस माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन, ये सब कुछ करेगा, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, और जब बीच बीच में कुछ चीजें स्टोर करके रखनी पड़ेंगी, जैसे अपने फोन में अगर आप करते हो तो फोन में भी आप अपने फोटोग्राफ्स स्टोर कर लेते हो, या किसी के नंबर स्टोर कर लेते हैं, चाचा का, मामा का, वो नंबर सब आजकल तो किसी को याद तो होते नहीं, पहले तो याद कर लेते थे, अब वो सारे नंबर स्टोर कर रखे हैं अपने फोन के अंदर। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है या कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स है। तो आप ऑलवेज यू हैव टू राइट इनपुट यूनिट, जहां से आप इनपुट दोगे कंप्यूटर को, आउटपुट यूनिट जहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा, एग्जांपल है स्क्रीन या मॉनिटर। जो ये काम करेगा वो वाली यूनिट जो प्रोसेसिंग करेगी, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, जो भी प्रोसेसिंग करानी होगी वो करती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बीच बीच के रिजल्ट्स को
स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर में इसको बोलते हैं मेमोरी, वैसे ही बोलते हैं मेमोरी। तो मेमोरी, रैम, रोम, ये आपने कभी सुना होगा। तो मेमोरी इज योर स्टोरेज यूनिट, है ना। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो गया सीपीयू, जो कि सारे काम करता है। इन सबको हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, जस्ट यू हैव टू राइट इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट वो जिससे कि आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे, बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। आउटपुट यूनिट वो जिससे कि आपको रिजल्ट मिलेगा, कहां पर रिजल्ट मिलेगा, ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग मतलब कि जो काम करने वाली यूनिट हो, जो कि ये प्रोसेस करे, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। और लास्ट वन इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि आप कुछ स्टोर करके रखना चाहते हो, आप कुछ सेव करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए स्टोरेज यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक चीज दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है थ्रू बस। जैसे हम लोगों को यहाँ से कहीं और जाना है, आप मुजफ्फरनगर से मेरठ जाना चाहते हो, है ना, तो कैसे जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हो, बाई ट्रेन जा सकते हैं। तो वो कैसे कनेक्टेड है, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट कहीं और है, आउटपुट यूनिट कहीं पर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहीं और पर है, स्टोरेज यूनिट कहीं और है। तो वो सब आपस में कैसे कनेक्टेड है, वो सब कनेक्टेड है बस से, बस वायर जैसी होती है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो बस के थ्रू दीज यूनिट्स आर कनेक्टेड। तो ये हुआ आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। छोटी छोटी टर्म्स हैं, जस्ट पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, हार्डवेयर वो है जिसको कि आप टच कर सकते हैं, जो कि फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल मशीन है। तो फिजिकल मशीन मतलब जो कि आपको दिखाई दे रही है, वो है आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर मतलब फिजिकल मशीन। क्या क्या है, अभी जो हमने एग्जाम्पल्स लिया, कीबोर्ड हो गया आपका, या माउस आपने यूज किया, मॉनिटर आउटपुट यूनिट है। स्टोरेज डिवाइसेस में सीडी वगैरह आपने यूज करी होगी, फ्लॉपी तो बहुत पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज की होगी। या कोई भी चिप है, कोई बसेस है, या कोई वायर्स हैं, वो सब आपका क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं। सारे केबल्स हो गए, तो ये सब हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो कि फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है एक तरह से, वो चीज हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हार्डवेयर का सारा काम जो कर रहा है वो सॉफ्टवेयर ही कर रहा है। विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर से ही सारी चीजें, आप जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो सॉफ्टवेयर के लिए पढ़ते हैं। ये तो आपका वो हार्डवेयर पार्ट, मतलब कि फिजिकल पार्ट, पूरा मशीन वाली चीज। और सॉफ्टवेयर पार्ट बिल्कुल अलग है। सॉफ्टवेयर पार्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम एग्जांपल उठाते हैं आपके फोन का, अगर आप लोगों के पास फोन है, तो फोन में आप देखते हो ना कि फोन का जो बाहर वाली यूनिट है, मतलब वो सब चीजें आपको दिख रही हैं और आप उसको टच भी कर सकते हो फोन को, तो वो तो उसकी एक मशीन हो गई। लेकिन अगर आप कोई मशीन परचेज करके लाए और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप में से कुछ एंड्रॉइड यूज कर रहे होंगे फोन, मतलब जो उसके अंदर ऐप जिसको कह सकते हैं हम, तो वो वाला पार्ट जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। तो जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप उसको यूज ही नहीं कर सकते सिस्टम को। ऐसा नहीं है कि एक मशीन ले ली, मतलब एक फोन ले लिया और फोन को आप डायरेक्टली यूज कर सकते, नहीं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, एक्सक्यूज मी। तो वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें iOS होता है, एंड्रॉयड हो सकता है ना। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हार्डवेयर से आपको कनेक्ट करते हैं, तभी आप उस पर कुछ कर सकते हो। या फिर ऐप, अगर आपको ऐप का नाम तो आजकल पता ही है सबको, ऐप मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अगर आपको कुछ फोटो का एडिट करना है तो आप एक फोटो एडिटर की एक ऐप उसमें डाउनलोड कर देते हैं ना, तो वही आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जब तक कि आप उसको जब तक आपके पास वो ऐप नहीं है, आप नहीं कर सकते वो काम। लेकिन जैसे जैसे आपके पास वो ऐप आ जाएगी तो आप वो वाली चीजें कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट हुआ आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, याद रखिएगा। हार्डवेयर होता है आपका फिजिकल मशीन, जिसको कि आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हो, तो वो आपका हार्डवेयर पार्ट है। जबकि सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर यूज होता है हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को यूज करने के लिए। तो वो उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मतलब एप्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे C++, जावा, ऐसा कुछ आपने नाम सुना है अगर, तो इस तरह की लैंग्वेज वो भी सॉफ्टवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, फिर सॉफ्टवेयर में आ जाता है कि कितने तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स दो तरह के होते हैं मेनली, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रही थी, एप्स। देखो, अगर कोई ऐप आपके सिस्टम में नहीं है तो आप केवल वही वाला काम नहीं कर सकते, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। सपोज आपके पास, मैं अभी फोटो एडिटर का बता रही थी कि अगर आपको फोटो को एडिट करना है तो उसकी ऐप नहीं है, तो आप केवल वो फोटो को एडिट नहीं कर पाओगे, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। या आप एग्जांपल लीजिएगा, आपके पास हेल्थ ऐप नहीं है तो कोई भी, तो हेल्थ में आप नंबर ऑफ आपके स्टेप्स कितने हैं वो सब काउंट नहीं कर पाएंगे, बाकी तो आपका पूरा फोन तो यूज होता रहेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन करने के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो उस केस में ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, तब भी वो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, चाहे वो फोन है या फिर आपका कंप्यूटर है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इट विल नॉट वर्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हुए, जो कि एक काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब आप कोई लेटर वेटर लिख रहे हो और उसमें आपको बोल्ड करना है या कुछ करना है, इस तरह से कुछ करना चाहते हो, या फोटो एडिटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ऐसी ऐप है। ऐसे आपके पास बहुत सारी एप्स आजकल अवेलेबल हैं, तो उन एप्स को आप डाउनलोड करते हैं और उनसे वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पर नहीं है या आपके फोन पर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, यूनिक्स, कंप्यूटर पे हमारा यूनिक्स चलता है, विंडोज होता है, डॉस है, लिनक्स है, इन सब के नाम। या आप अगर एप्पल का यूज कर रहे हैं तो मैक, iOS है उसका। ऐसे ही आपके, अगर हम उसकी बात करते हैं फोन की, तो फोन में आपके पास एंड्रॉयड है, अगर आप सैमसंग का या कोई और फोन यूज कर रहे हैं। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे iOS है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है हमेशा किसी भी सिस्टम पे काम करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और भी है, और क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमारी लैंग्वेज जो है वो ABC इस तरह की लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो होती है 0-1 इसकी फॉर्म में होती है, उसको हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज, अगर हम दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है तो क्या हम आपस में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम कभी भी, ठीक है ना। अगर मैं सपोज मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, या मैं तमिल में बोल रही हूँ और आपको तमिल नहीं आती, तो क्या हम आपस में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारी लैंग्वेज, हमारी अपनी लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, वो उसको कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0-1 की फॉर्म में। कंप्यूटर केवल, हमने कहा ना डिजिटल कंप्यूटर जो केवल 0-1 समझता है, तो उसको कहते हैं हम मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, इन दोनों को, मतलब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझे और कंप्यूटर की लैंग्वेज हम समझें, तो उसके लिए एक बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप सोचो, एक किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, एक दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, हमारे हमारे हम अपना मान लेते हैं, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के प्राइम मिनिस्टर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक। उनको तो केवल रशियन आती है और हमारे यहाँ केवल सपोज हिंदी आती है। तो उस केस में क्या होता है, एक मीडिएटर को बीच में बिठा दिया जाता है। ये हमारा कंट्री हुआ, ये रशिया हुआ। रशिया के प्राइम मिनिस्टर को कुछ और आता है, इनको कुछ और लैंग्वेज आती है, तो इस केस में बीच में एक मीडिएटर को बैठा देंगे जिसको कि इनकी बात भी आती है समझ में और इनकी बात भी समझ में आती है। वो क्या करेगा, इनकी बात सुनेगा, इनको समझाएगा, फिर इनकी बात सुनेगा और फिर इनको समझाएगा। तो ये मेनली ट्रांसलेटर का काम होता है, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना,
और मशीन लेवल लैंग्वेज को फिर से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। वो हैं आपके असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स। कंपाइलर आप ज्यादा वर्ड सुनोगे। कंपाइलर जो कि क्या काम कर रहा है, ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। करता तो ये भी यही है, और असेंबलर भी यही करता है। असेंबलर मेनली असेंबली लैंग्वेज को यूज करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, कुछ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, फोर्ट्रान, कपोल, पास्कल, ये सब उनको कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर भी यही सेम काम करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। इसका कोई डिफरेंट मेथड है करने का। ये एक लाइन को पहले करेगा, फिर दूसरी लाइन को करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम को एक साथ करता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकता है एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो इनको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।